आदरणीय उपसभापति जी, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो अप्रोप्रिएशन बिल लाया है उसके समर्थन में मैं कुछ बिंदु सदन के सामने रखना चाहता हूं। वैसे सामने विपक्ष के बेंचेस खाली है, मगर मैं मानता हूं कि सदन में निश्चित रूप में देश की प्रगति और देश जिस पद्धति से आगे बढ़ रहा है उसके बारे में एक समाधान का वातावरण है। और ऐसी स्थिति में आज दिन भर जो इस सदन ने देखा, मैं मानता हूं कि ये एक संघर्ष है संदेह बनाम विश्वास का और यथास्थिति बनाम परिवर्तन का। क्योंकि जनतंत्र में हर 5 साल चुनाव होते हैं, ये तो है ही, मगर चुनाव होते हैं वो चुनाव के लिए चुनाव नहीं होते। जब लोगों को परिवर्तन का एक अवसर दिया जाता है, अगर वो चाहते हैं तो वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो जनतंत्र की संकल्पना में ही परिवर्तन अंतर्निहित है। मगर जो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे और यथास्थितिवाद को बनाया रखना चाहते थे, ऐसे लोगों को आज विपक्ष में बिठाया गया है। मैं मानता हूं कि उनकी यथास्थिति वहीं पर रहे, वो लगातार विपक्ष में ही रहे, इसी में देश की भलाई है। ये मैं मानता हूं कि आज के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जिन्होंने इसको देखा है वो लोग, दर्शक जो है, वो भी यही मानते होंगे। मैं ये कह रहा हूं, इसका कारण ये है, मतलब मैं सोच रहा था कि पिछला हमारा सेशन भी इसी तरीके से वॉश आउट हो गया, ये सेशन भी लगभग वॉश आउट होने के कगार पर है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो हमारे सदन को चलने न देने के बारे में इनकी भूमिका क्या होगी, ऐसा जब मैं एक राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि इनको कुल मिलाकर जनतंत्र और विशेष रूप में संसदीय जनतंत्र ये विफल ही होना है, सफल हो ही नहीं सकता। ये इनको बताना था अपने तरीके से, जनतंत्र का उपयोग करते हुए ही जनतंत्र को परास्त करने की इनकी जो रणनीति थी, इनका जो षड्यंत्र था, उसी का एक बहुत ही बीभत्स रूप आज हमने देखा है माननीय उपसभापति जी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनतंत्र का संबंध विकास के साथ है, विकास का संबंध परिवर्तन के साथ है, मगर ये चाहते ही नहीं है। और जैसे मैं, मतलब लंबा इतिहास देखने की जरूरत नहीं है, मगर जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो उन्होंने अपने कार्यकाल में तो कभी की ही नहीं। और एक पूर्व प्रधानमंत्री इन्हीं के दल की, उन्होंने तो कहा था कि जनतंत्र में करप्शन तो होता ही होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ये उनका बड़ा मतलब प्रसिद्ध स्टेटमेंट था उस जमाने में। तो करप्शन भी चलता रहे, घरानेशाही भी चलती रहे, और फिर भी जनतंत्र का नाम केवल लेते रहे हम। ऐसा तो जनतंत्र, खोखला जनतंत्र ये देश तो नहीं चाहता था। और जब मैं देख रहा था कि जिन्होंने आज सभागृह में वॉकआउट किया और तरह तरह की बाकी बातें की, लगभग वो हर एक दल ऐसा है जो एक घरानेशाही के प्रति समर्पित है। और घरानेशाही कोई जनतंत्र का विकल्प तो नहीं हो सकता निश्चित रूप में। और ऐसी सारी स्थिति में मैं मानता हूं कि जब देश को यह पता है कि जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने का काम अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है, तो अभी लगभग 7-7.5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने देखा है, और उसके पहले जब अटल जी की सरकार थी तब हमने देखा है। मैं बातों को उजागर करना चाहता हूं। जनतंत्र को सफल करने के लिए भी सुधारों की जरूरत होती है, और अभी जो बिल हमने इस सदन ने मंजूर किया है वो जनतांत्रिक सुधारों का बिल था। और इस देश में जनतांत्रिक सुधारों की चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में लाए और उस पर क्रियान्वयन किया। वो किसने किया? अटल जी ने किया। राज्यसभा का चुनाव पारदर्शी किसने किया? उसमें जो घोड़े बाजार चलता था, हॉर्स ट्रेडिंग चलता था, उसको रोका किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रोका। अगर हमारे देश में मंत्रिमंडल के सदस्यों का नीलाम चलता था, कितने सदस्य बनाए जाए इसके बारे में लगभग नीलामी चलती थी, उस संख्या पर प्रतिबंध लगाने का काम, जो बड़ा कठिन निर्णय था, सहमति बनाते हुए किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। तो जनतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश एक ओर और जनतंत्र को खोखला साबित करने का षड्यंत्र दूसरी ओर, यह संघर्ष है। और हम भारत की जनता को इस सदन के माध्यम से आपकी उपस्थिति में यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस जनतंत्र को सफल बनाए बगैर हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और हमारा यह संघर्ष चलता रहेगा। और ऐसी सारी स्थिति में, मतलब एक के बाद एक
संस्थाओं को उद्ध्वस्त करने का एक सिलसिला चल रहा है। जिस संसदीय स्थायी समिति की बात आई, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसने इसके पहले चाहे कृषि सुधारों की बात हो, चाहे सीएए का विषय हो, चाहे एक देश एक निर्वाचन की बात हो, ये सारे विषय समितियों में पूर्ण रूप में चर्चा होकर, विचरित होकर एक मत से सदन के सामने आए थे। मगर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में एक बात करना, सदन में दूसरी बात करना, इस तरीके की दोहरेपन की जो राजनीति है, जो जनतंत्र पर आघात करने वालों की मंशा को प्रदर्शित करती है। आज भी जो बिल आया था, हमने मंजूर किया, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उसमें एक मुख से उसका पुरस्कार किया था, मगर यहां पर राजनीति चलाई गई। तो ये जो जनतंत्र के विरोध में एक षड्यंत्र चल रहा है, मैं मानता हूं कि एक दृष्टि से इनके जो स्थगन प्रस्ताव माननीय उपसभापति जी, वो सदन की कार्यवाही को स्थगन करने के लिए नहीं है। मुझे तो डर है ये जनतंत्र को ही स्थगित करना चाहते हैं, और ऐसी हरकतों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। यह जनता का विश्वास है, और उस जनता के विश्वास को मुखर करने के लिए आज हम सदन में उपस्थित हैं। मान्यवर, आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं, मैं कोई अर्थशास्त्र का छात्र तो नहीं है, मगर सरसरी नजर से भी अगर हम देखें तो क्या ध्यान में आता है, 8 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 8 साल पहले मध्यवर्ग की अगर मैं बात करूं तो 2 से 5 लाख की आय पर जो टैक्स था वो 10% था, आज 5% हो गया। 8 साल पहले जो रेस्टोरेंट्स में हम खाने पीने के लिए जाते हैं, कामकाजी लोगों को तो हर रोज रेस्टोरेंट में, किसी भोजनालय में भोजन करना पड़ता है, हमें 13 से लेकर 28% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, आज मात्र 5% टैक्स देना पड़ता है। 8 साल में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। होम लोन, हम गृह के लिए जो कर्जा लेते हैं उसके लिए 10.3% 30% हमें ब्याज देना पड़ता था, आज 8.65% ब्याज देना पड़ता है। क्या ये आर्थिक स्थिति के सुधार के परिचायक ऐसे बिंदु नहीं है? हम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आजकल विशेष रूप में कोरोना के काल में हम सब देखते हैं कि हर किसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा जारी रखना, ज्ञान दान और ज्ञानार्जन दोनों के लिए उसका उपयोग करना पड़ा। और अच्छी बात है कि 8 साल पहले 1 GB का 3G डेटा लेने के लिए उसका जो पैक आता है 250 रुपया खर्चा करना पड़ता था, आज 1 GB का और 4G डेटा, आज तरक्की हुई है, 4G डेटा मिलता है, तो 1 GB का 4G डेटा लेने के लिए मात्र 5 रुपया खर्चा होता है। क्या यह प्रगति का परिचायक नहीं है? हम जानते हैं कि पुराने जमाने में जो दिल के मरीज है उनके लिए स्टेंट वगैरह लगाना होता है तो कितना खर्चीला विषय हो जाता था। केवल उसके खर्चे के डर के कारण लोग उस ऑपरेशन में जाते नहीं थे। आज स्टेंट सस्ते हो गए, दवाइयां सस्ती हो गई है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी निश्चित रूप में कम हुआ है। साथ साथ हमारे देश के बाकी जो भी प्रगति के मानक होते हैं इसमें भी एक महत्वपूर्ण और प्रगति हमने हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो सारा मतलब एक आकलन बनाया जाता है वैश्विक स्तर पर, एक जमाने में हम 160 अंक पर थे, आज 77वें क्रमांक पर आ गए। क्या यह प्रगति का परिचायक नहीं है? और इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं, और हर तरीके से सुशासन, अभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आएगा 3 दिन के बाद, जिसको हम सुशासन दिन के रूप में मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। और सुशासन का एक परिचायक होता है कि कम समय में आपको जो सेवाएं मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया हो। हमें याद है वो दिन, और कभी कभी पब्लिक मेमोरी इज टू शॉर्ट, तो हम भूल जाते हैं कि अभी अभी की तो बात थी कि पासपोर्ट लेने के लिए आवेदन करने के बाद 5 महीने लगते थे। अभी मात्र 1 महीने में पासपोर्ट आपके घर पर पहुंचाया जाता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे विषयों में जो प्रगति हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको हमने भी ध्यान में रखना चाहिए और जनता के ध्यान में ला देने की कोशिश भी हमने बराबर करती रहनी चाहिए। नहीं तो जनता इस विषय में कई बार, जैसे मैं देखता हूं कि परिवर्तन का आकलन करने में थोड़ी सी अक्षम हो जाती है। मैं मानता हूं कि जनता को हमें सहयोग करना चाहिए। मान्यवर, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और वित्त मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच तो रही है,
मगर जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, और दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में ऐसी एक सरकार है जिसको कहा जाता है कि ये महाविनाश आघाड़ी है, नाम तो विकास का लेते हैं, काम विनाश का कर रहे हैं। तो ये महाविनाश आघाड़ी की सरकार जिस पद्धति से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो साकार की हुई योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के मार्ग में जो रोड़े अटकाने का काम कर रही है, लगातार कर रही है, उसके कुछ उदाहरण मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता। मुद्रा योजना है, और महाराष्ट्र में कई सारे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हमारे युवाओं ने उसका बहुत अच्छे तरीके से लाभ लिया है। सदन को शायद पता नहीं होगा, मगर विगत 7.5 सालों में अगर एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, ये जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है, अभी पेट्रोलियम मंत्री यहां उपस्थित थे, तो उनके मंत्रालय के द्वारा जो पेट्रोल की आवाजाही के लिए जो टैंकर दिए जाते हैं, अभी इसमें आरक्षण ये तो सरकार देने का प्रावधान था मगर अमल नहीं हुआ था, तो सरकार ने उसमें भी आरक्षण दिया, और आज सैकड़ों हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई बहन पेट्रोलियम के टैंकर चला रहे हैं और अपनी आमदनी में बहुत सारी वृद्धि उनकी हो गई है। कई सारी बातें कही जा सकती है, मगर मुद्रा लोन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोकल पॉलिटिशियंस महाराष्ट्र के महाविनाश आघाड़ी के, वो कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी करते हुए दुर्भाग्यवश बैंक अधिकारियों को एक दृष्टि से प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको अपने पद्धति से कुछ न कुछ गलत चीजें करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और मुद्रा के अंदर कितना ये लोगों को लोन दिया गया इसके जो पारदर्शिता होनी चाहिए उससे उनको रोक रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हर बैंक के ब्रांच को ये बाध्य किया जाने के बारे में सोचना चाहिए कि कितने लोगों को मुद्रा का लोन दिया है और कोटा समाप्त हुआ है या नहीं है, इसके बारे में प्रकट रूप में वो अगर जानकारी देती है तो जो उचित पद्धति से अर्जा जो एप्लीकेशन है वो सारा करते हुए जो पात्र व्यक्ति है उनको वंचित रखने की कोशिश सफल नहीं हो पाएगी। मान्यवर, हम जानते हैं कि उज्ज्वला योजना की सफलता एक ऐतिहासिक सफलता रही, मगर वहां पर जो साठगांठ करने वाले महाविनाश आघाड़ी के लोग हैं वो इस गैस एजेंसीज के लोगों के साथ हाथ मिलाकर कहते हैं कि नई योजना आई ही नहीं, क्योंकि उज्ज्वला से अगर गैस नहीं मिलेगा तो अधिक दाम का गैस आपको लेना पड़ेगा और उसमें मुनाफेबाजी होगी, और मुनाफेबाजी को प्रश्रय देने वाले ये लोग उज्ज्वला योजना के लाभों से जनता को वंचित कर रहे हैं। यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो वंचित वर्ग है उसकी क्रमवारी लगाई जाती है और A, B, C, D ऐसे वर्ग होते हैं। तो कई बार यह ध्यान में आता है कि जो सबसे वंचित वर्ग है उपाध्यक्ष जी, उसको उस क्रम में न लाते हुए उसको टालकर अगले क्रम पर और वो सूची ली जाती है, जिसके कारण जो सर्वाधिक वंचित है उनको लाभ मिला देने में हमारे वहां के जो लोग हैं वो अक्षम होते हैं। और इसमें भी फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि महाविनाश आघाड़ी के लोग बहुत सारी अड़ंगेबाजी कर रही है। हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की वित्त सहायक की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर उस योजना के बारे में भी कई बार यह ध्यान में आता है कि उस योजना के तहत कर्जा लेकर जो उद्यम खड़ा करना चाहिए उसके बजाय स्थानीय लोग उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि इसको ब्याज में लगाइए, ब्याज का जो मुनाफा होगा वही आपका मुनाफा है। इस पद्धति से उद्यमिता का जो मार्ग विकसित होना चाहिए, दुर्भाग्यवश उसमें भी कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी करने की कोशिश हो रही है। और एक सबसे चिंता का विषय है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम सबका सपना है कि हर घर नल से जल। अभी हो क्या रहा है, हमारे वहां के राजनेता महाविनाश आघाड़ी के सत्ता में है तो दबाव बनाते हैं, तो वो दबाव बनाते हुए जो भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, देखिए नल आने से जल नहीं आएगा, मगर वो खर्चा किस पर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ साठगांठ करते हुए बताते हैं कि नल हम देंगे, जल के लिए मोदी जी को पत्र लिखो। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? जल उपलब्ध कराना उनका दायित्व है, नल तो हम दे ही रहे हैं, नल के लिए खर्चा हम कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने दिया हुआ धन, केंद्र सरकार ने उपलब्ध किए हुए संसाधन अपनी स्वार्थपरक राजनीति के लिए हड़प करने का यह जो षड्यंत्र वहां महाविनाश आघाड़ी के माध्यम से हो रहा है, उसकी जितनी निंदा करे हम कम है। मगर लोगों को इन्होंने जल तो दिया ही नहीं, और अब जब सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए पूरा धन दे रही है,
तो इस पद्धति का गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसी पद्धति की बात है और माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में मैं ये ले आना चाहता हूं कि जब ये आयुष्मान भारत योजना है, अभी राज्य सरकारें अपनी अपनी योजना भी करती है। हमारे यहाँ पर एक महात्मा फुले जन आरोग्य योजना है, चलिए अच्छी योजना है, मगर उसमें जो इंश्योर्ड सम है वो कम है, यहाँ पर ज्यादा है। मगर उनको प्रचार का टारगेट दिया गया है तो कहते हैं कि आयुष्मान खत्म हो गया, अब महात्मा फुले को ही आप ले लीजिए। इसमें लोगों की हानि है। उनको जिस पद्धति की वित्तीय सुरक्षा मिलनी चाहिए बीमारी के पश्चात वो मिल नहीं रही। तो मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी एक समीक्षा की जाए, इसका एक आकलन लगाया जाए। इसी पद्धति से गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे बताया, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने ये विवरण लाना चाहता हूं कि गरीब कल्याण अन्न योजना में, और मैं भी यहां पर दिल्ली में और अन्य जगह राशन दुकानों पर जाकर वो जो प्रक्रिया होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन के तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कोई थंब इंप्रेशन का विषय नहीं है। मगर इन्होंने एक नया बिंदु जोड़ दिया कि थंब इंप्रेशन के आधार पर होगा और किसी का भी थंब इंप्रेशन लेके जो अनाज गरीब के मुख के लिए, गरीब के सहयोग के लिए दिया है, उसको भी हड़प करने की कोशिश महाविनाश आघाड़ी के वहां के लोगों के द्वारा हो रही है। ये तो एक भयंकर जघन्य पाप है और मैं मानता हूं कि इसके बारे में एक जवाबदेही से कार्रवाई होने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय हैं, मगर 2-3 बातें और कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर और विशेष रूप में जो कौशल विकास मंत्रालय बनाए है, उसने बहुत अच्छी योजना बनाई है। आप सब लोगों को, सदन को पता भी होगा कि जो ITI है, हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी जगह पर है, लगभग हर जिले में है, तो उनको हर ब्लॉक में है। तो ITI को अपनी जो उनकी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित करने के लिए स्थानीय उद्योग के साथ उनका गठजोड़ बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में मंडनगढ़ नाम का एक क्षेत्र है जहां पर 3 करोड़ रुपया ITI को दिया गया। और कब दिया? 5 साल पहले दिया, जब कौशल विकास मंत्रालय बना। चाहिए क्या था कि वहां के स्थानीय उद्योग जो है, चिपळूण नाम का शहर है, बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट है और भी जगह है, तो वहां के कंपनियों के साथ बातचीत करते हुए एक उसकी परामर्श समिति बनती है। तो समिति के द्वारा वहां के श्रमिकों के लिए आवश्यक जो और पाठ्यक्रम है वो विकसित हो वहां पर। अभी टर्नर फिटर का जो पुराना पाठ्यक्रम है आज के काल में बड़ा अप्रासंगिक सा हुआ है, तो नए पाठ्यक्रम बनाए, इसलिए सरकार ने 3 करोड़ दिया। महाविनाश आघाड़ी के लोगों ने क्या किया पता है? 3 करोड़ का उपयोग किया ही नहीं, उसको बैंक में रखा और उस पर 6 करोड़ रुपए का ब्याज 6 सालों में मिलाया। ये कितनी बेईमानी है, मतलब कोई हद होनी चाहिए। और लोगों को टेक्नोलॉजी मिली नहीं, लोगों को टेक्नोलॉजी मिली नहीं, विकास के रास्ते खुले नहीं। और इस पद्धति से अगर केंद्र सरकार ने दिया हुआ धन हड़प करने की या उसको गलत तरीके से उपयोग में लाने की कोशिश हो रही है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को जरूर कहूंगा कि इसकी समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की जाए, क्योंकि ये उनका अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर लोगों के लिए जो करते हैं वो लोगों तक पहुंचाना और वो पहुंचे ये सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। मैं मानता हूं कि इस विषय में ध्यान दिया जाए। मैं 2-3 सूचनाएं सुझाव के तौर पर कर रहा हूं। हमारी जनौषधि योजना बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और जो जेनेरिक मेडिसिन्स है वो जनौषधि के माध्यम से मिल भी रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी भी यहां पर है। एक सुझाव है किसानों का, आप उसको आकलन में लीजिए कि प्राणियों के लिए जो दवाइयां हैं वो भी अगर जनौषधि के माध्यम से आप उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे तो किसान आपको जरूर दुआ देंगे। और इस विषय में कृपया आप जरूर इस विषय को ध्यान में लीजिए। मेरा आपको विनम्र आग्रह है कि प्राणियों की दवाइयों का भी जनौषधि की दवाइयों की सूची में समावेश करने के बारे में आप कृपया गंभीरता से सोचें। दूसरी मेरी बात है कि कुल मिलाकर ये कोरोना काल में हमारे देश के विभिन्न वर्गों ने और बहुत परिश्रम किए, उसी में बैंकर्स भी हैं। जिन ने देखा होगा कि बैंकों को तो कोई वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत नहीं थी, मगर बैंकर्स जो है हमारे
हमारे भागवत कराड़ साहब यहाँ पर थे, उनकी उपस्थिति में बैंकर्स का एक सम्मान का कार्यक्रम पुणे शहर में किया, तो सारे बैंक वालों ने धन्यवाद दिया कि हमें कभी किसी ने वॉरियर तो कहा नहीं, मगर हम भी तो सीमा वहां पर जाकर फ्रंटलाइन वर्कर के नाते काम कर रहे थे। तो मेरा निवेदन है कि बैंकर्स के प्रति भी कोरोना वॉरियर के रूप में उनको देखा जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, इसकी भी आवश्यकता है। और 2-3 छोटे विषय हैं। एक तो शिक्षा के संबंध में है, वो ये है कि हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICWA या इस तरीके की जो प्रोफेशनल बॉडीज है, उनके लिए सरकार के द्वारा कानून के आधार पर निर्मित कुछ व्यवस्थाएं हैं। मगर टाउन प्लानिंग का जो क्षेत्र है, और हम देखते हैं कि हमारे शहरों की अवस्था कितनी दयनीय है कई बार, और छोटे छोटे गांव आज टाउन बन रहे हैं मगर कोई प्लानिंग नहीं है, तो तरह तरह की मतलब वहां पर समस्याएं आ रही है, क्योंकि हमारे देश में टाउन प्लानर्स की कमी है। और टाउन प्लानर्स की कमी होने का एक कारण यह है कि टाउन प्लानिंग पढ़ाने वाले संस्थाओं की कमी है, और इस विषय में नियंत्रण करने वाली कोई अखिल भारतीय कानून से बनी हुई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक एजेंसी बनाई थी, और दुर्भाग्यवश उनके कार्यकाल में एक कानून बना कि टाउन प्लानिंग के लिए जो काम करेगा, कोई कॉलेज खोलेगा तो उसको उस संस्था का एफिलिएशन लेना पड़ेगा जो एक निजी संस्था है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो मैं मानता हूं कि एक करप्शन का उदाहरण है, इसको मिटाना भी जरूर है। देश के कुल मिलाकर नगर रचना का जो शास्त्र है टाउन प्लानिंग का, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक बात है। मैं इसको भी आकलन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी के और सदन के सम्मुख लाना चाहता हूं। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सवाल केवल किसी एक प्रदेश का नहीं है, मगर पूरे देश को। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो लगभग बहुत सारा समय उसको प्रश्न प्रदेश ही बनाकर छोड़ा था। हमने प्रश्न प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है, और अभी उत्तम प्रदेश बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर इसी रचना में मैं मानता हूं कि सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। विपक्ष की सरकारें अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसमें अड़ंगेबाजी न कर पाए, इसलिए सांसदों को समाहित करते हुए कोई समीक्षा की रचना स्थानीय स्तर पर, और राज्यसभा के सदस्य सांसदों का उसमें अधिक समावेश होना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी एक विशेष चुनाव क्षेत्र के साथ लगाव नहीं होता, पूरा प्रदेश ही हमारा चुनाव क्षेत्र होता है। तो मेरा तो मानना है कि ऐसी कोई एक समीक्षा की रचना बनती है तो और अधिक सटीक तरीके से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी होगी, और जनता को जो लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जी तोड़ अपने प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर मेहनत कर रहे हैं, उसका भी अच्छा प्रतिफल भारत की जनता को मिल पाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मैं मानता हूं कि सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोचेगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।